इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस भैंसे जैसे दिखने वाले अल्केमिस्ट बीस्ट को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर एलिस बहुत डर जाती है। उस बीस्ट को एलिस के ऊपर अटैक करते हुए देखकर मरीन आगे बढ़ते हुए कहता है, अब ऐसा लगता है कि मुझे एलिस की मदद करनी होगी। इससे पहले कि मरीन उस मॉन्स्टर को मार पाता, उसके पीछे से कोई उस मॉन्स्टर पर आइस मैजिक से अटैक कर देता है। किसी को उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए देखकर मर्लिन जैसे पीछे मुड़ता है, वैसे ही वो किसी को मैजिक कास्ट करते हुए देखता है। जैसे ही वो लड़का मैजिक कास्ट करता है, वैसे ही उसकी आइस मैजिक उस वैसे जैसे दिखने वाले अल्केमी बीस्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। वह लड़का अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस अल्केमी बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस लड़के की ताकत को देखने के बाद मर्लिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये वही मिथिल एडवेंचर है जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। अपने सामने उस अल्केमिस्ट बीस्ट को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखकर एलिस शौक के मारे कहती है, ये तो मेरी मैजिक जैसा था, पर ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर था। अभी एलिस से बोली रही होती है कि तभी अचानक उसे कुछ समझ में आता है और वो मन ही मन कहती है, इसने मेरे मैजिक की नकल कर ली। एलिस अभी ये सभी बातें सोच ही रही होती है कि तभी वो लड़का एलिस से कहता है, आंटी आपका मैजिक स्पेल बहुत ताकतवर है, पर आप उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाती। आपको उस मैजिक स्पेल का मेरे जैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उस लड़के के मुंह से अपने लिए आंटी सब सुनते ही एलिस को बहुत बड़ा सदमा लगता है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। उस लड़के को एलिस को आंटी बुलाते हुए देखकर मर्लिन मुंह फाड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। मर्लिन को इग्नोर करते हुए वो लड़का एलिस से कहता है, जादू नेचर की शक्तियों को अपनी खुद की शक्तियों में बदलकर और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को उन शक्तियों से जोड़कर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से आपने अभी अभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, वो सिर्फ शक्तियों की बर्बादी थी। पर इससे मुझे क्या, मैं तो बस आपको बस इसीलिए ये टिप्स दे रहा हूँ क्योंकि हम दोनों ही एडवेंचरर हैं। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद एलिस का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते उससे कहती है, मुझे तुम्हारे टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एलिस उस लड़के को डांटने वाली होती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी घर से निकलते हुए कहता है, क्या तुम वही मिथिल एडवेंचरर हो? उस बूढ़े आदमी की बातों को सुनने के बाद वो लड़का कहता है, हाँ मैं वही जीनियस जादूगर हूँ जिसे क्वीन ने खुद पर्सनली एक्नॉलेज किया है। मैं यहाँ पर आपके गांव को बचाने के लिए आया हूँ। आपको मेरा बहुत ही आभारी होना चाहिए। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, अब हम बच गए, अब हमें वो अल्केमिस्ट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी वो आदमी खुशी के मारे पागल हो ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक कुछ याद आता है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। फिर वो अपने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए उस लड़के से पूछता है, आपको इतना समय क्यों लग गया? हमें लगा था कि आप कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। उस आदमी के सवालों को सुनने के बाद उस लड़के का भी चेहरा काला पड़ जाता है। फिर वो कुछ सोचते हुए मन ही मन कहता है, मुझे इस आदमी को यह नहीं बताना चाहिए कि मैं रास्ता भूल गया था। इतना सोचते ही वो लड़का खांसते हुए कहता है, मेन कैरेक्टर हमेशा लास्ट में ही आता है। मैं तो बस इन साइड कैरेक्टर्स को कुछ करने का मौका देना चाहता था। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद एलिस और सिसिलिया का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाता है। वो दोनों उस लड़के को मारने वाली होती हैं कि तभी उस बूढ़े आदमी की लड़की उन दोनों से कहती है, उसे जाने दो, वो बस एक छोटा बच्चा है। जैसे ही सिसिलिया का गुस्सा शांत होता है, वो मर्लिन के पास आकर उसे धीरे से कहती है, इससे पहले कि वो सारा का सारा श्रेय ले जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उस लड़के के बारे में सोचते हुए कहता है, वो अभी भी एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी ताकत ही असली मुद्दा है। वो शायद सेटर रैंक का एक्सपर्ट होगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो लड़का एलिस की तरफ इशारा करते हुए मर्लिन से कहता है, तुम बेकार नहीं हो, बल्कि तुम उस बेवकूफ़ छोटी बच्ची से कई गुना ज़्यादा होशियार हो। तुम बहुत काम के बंदे हो। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद एलिस रोते हुए मर्लिन से कहती है, वो छोटा बच्चा मुझे बचकानी बुला रहा है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, पर तुम्हारे शरीर का एक खास हिस्सा काफ़ी बचकाना है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस गुस्से के मारे मर्लिन को पीटते हुए उससे कहती है, मैं बचकानी छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, एक तरफ एलिस मर्लिन को पीट रही होती है, वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी उन सभी लोगों से कहता है, हमारा गांव काफ़ी छोटा है और हमारे गांव में केवल एक ही सराया है। यदि आप तीनों बुरा ना माने तो आप तीनों की मेहमान नवाजी करना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी।
इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी सभी लोगों को अपने सराय में ले जाता है। वो छोटा लड़का सराय के अंदर आते हुए बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे मेरा कमरा दिखा सकते हैं? उस लड़के की बातों को सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को एक तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, कृपया करके इस तरफ चलिए। वो छोटा लड़का अपने कमरे की तरफ जाते हुए एलिस से कहता है, फिर मिलेंगे आंटी। उस लड़के की बातों को सुनने के बाद एलिस अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में कहती है, कमीने छोटे बच्चे कहीं के। एलिस को गुस्सा करते हुए देखकर मर्लिन उसे शांत कराते हुए कहता है, गुस्सा मत करो एलिस, वो सिर्फ एक छोटा बच्चा ही तो है। अभी एलिस और मर्लिन बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उस सराय के मालिक की लड़की मर्लिन से कहती है, मुझे खेद है लेकिन हमारे पास केवल 3 ही कमरे बचे हुए हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग अपने बीच में कमरों का बंटवारा कैसे करेंगे? होटल के मालिक की लड़की की बातों को सुनने के बाद काइल सिसिलिया से कहता है, यह कैसा रहेगा कि लॉर्ड मर्लिन और उनकी पत्नी एक कमरे में रहेंगे और लेडी सिसिलिया और मैं एक कमरे में रहेंगे। काइल की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया उसकी बातों में हामी भरते हुए कहती है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। काइल और सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस तुरंत फटाक से कहती है, मैं इस जैसे बेवकूफ़ और कमीने इंसान के साथ कभी भी एक कमरे को साझा नहीं करूंगी। मैं इसके साथ रहने से इनकार करती हूँ। मर्लिन भी एलिस की बातों से हामी भरते हुए काइल से कहता है, मैं भी इस जैसी ऑक्सफोर्ड के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस गुस्से के मारे उसे चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक कमरा साझा नहीं करना चाहती हूँ और यही मेरा अंतिम फैसला है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, अपने आप को इतना समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मर्लिन और एलिस को आपस में झगड़ते हुए देखकर सिसिलिया उन दोनों पर शक करते हुए कहती है, क्या तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो? क्या शादी के बाद एक साथ सोना सामान्य नहीं है? सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहती है, मैं बस इसके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती हूँ। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, अरे तुम क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? मैं खुद तुम्हारी जैसी ऑक्सफोर्ड के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। एलिस और मर्लिन को झगड़ते हुए देखकर सिसिलिया काइल से कहती है, वो दोनों बिल्कुल एक शादीशुदा जोड़े की तरह लड़ रहे हैं। हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम उन दोनों के बीच में ना इन्वॉल्व हों। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद काइल सिसिलिया से कहता है, लॉर्ड मर्लिन हम सभी में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम कोई गलत निर्णय ना लें। काइल की बातों को सुनने के बाद होटल के मालिक की लड़की भी चौंक जाती है। मर्लिन और एलिस को झगड़ते हुए देखकर सिसिलिया उन दोनों से कहती है, एलिस और मैं एक कमरे को शेयर करें तो कैसा रहेगा? सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद काइल रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? काइल को रोते हुए देखकर सिसिलिया उससे कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? इसके बाद वो सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।